इसमें आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट पे है एज पर क्वेश्चन। इस स्फीयर के अंदर एक बबल है। ये एक स्फीयर है आपके पास और यहाँ इसके अंदर एक इसका डायमीटर बनाते हैं। यहाँ पे सेंटर है इसका और सेंटर से ऊपर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है एयर बबल। और क्वेश्चन इसके इमेज की है तो एक रे तो ऐसे ही लेते हैं डायमीटर पे सीधे चले गए और दो रेज जहाँ कट करेंगे इमेज वहीं पे बनेंगे। तो एक हम लोग यहाँ से किसी एंगल पे लेते हैं, सपोज ऐसा ही ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सपोज। तो अभी हमें यहाँ पे एक नॉर्मल भी चाहिए तभी हम देख पाएंगे। तो सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन तो यही नॉर्मल होती है। तो जब ये एयर से ये ग्लास है, ग्लास यानी अंदर डेंसर मीडियम है, तो ग्लास से जब ये एयर में जाएंगे तो रे अवे हो जाती है ना। तो जब ये बाहर जाएगी तो ये ऐसे डाइवर्ज होंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। इसी पे आप अपने फार्मूले लगा दीजिए। μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 - μ1/r। तो यहीं से आपको फार्मूले इसमें लगाने हैं। क्वेश्चन में आपको वैल्यू सारे दे रखे हैं, है ना। यू भी दे रखा, आर भी दे रखा, सारी चीजें यहाँ पे दे रखे हैं। लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर बिलो दी सरफेस। यस। ये रे डायग्राम में ही इशू था या अब हो जाएंगे? तो डायग्राम में ही था, यस सर, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। स्लैब ऑफ थिकनेस सेम नंबर, सपोज देयर इज a slab having water both travel। आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास ऐसा सोचिए ग्लास की स्लैब है और ग्लास के अंदर ऐसी कोई वेव सोचें और एक वेव की लेंथ को ही वेव लेंथ कहते हैं। ऐसा सोचिए ये ग्लास के अंदर वेव है, तो ये एक वेव हो गई। सपोज इस ग्लास की लेंथ एल है, तो इसमें ऐसे अगर हम लोग मान लें कि n1 जैसे ये 1 हो गया, ऐसे 2 सोचिए, तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ वेव है अगर ग्लास के अंदर। तो ग्लास में ऐसा हम मानते हैं कि चलिए n नंबर ऑफ वेव है, तो टोटल लेंथ लिख सकते हैं n या ng मान लेते हैं। n ही लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक है। लेट n1 इज द नंबर ऑफ वेव और वन वेव की लेंथ अगर लैम्डा जी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लैब विल बी n1 Lg। सेकंड केस में देखिए इन्होंने कहा कि वाटर है, तो जैसे यहाँ ग्लास सोचा था ऐसे ही एक वाटर सोच लें। तो वाटर के केस में वेवलेंथ इसके चेंज होंगे। तो वाटर के केस में इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा डब्ल्यू, अब इसमें नंबर ऑफ वेव अलग होंगे, बट फिर भी इसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे n2 लैम्डा डब्ल्यू तो ये एल के इक्वल होंगे। तो ये यही कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर कंटेन सेम नंबर वेव एज 5। अच्छा, तो ये 4 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू अलग अलग है। तो आपसे यही पूछ रहे हैं ग्लास के इंडेक्स क्या होंगे। इसकी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, डिवाइड कर दें तो आ जाएंगे हमारे रिजल्ट। n1 लैम्डा जी, तो लैम्डा जी को कैसे लिखेंगे, लैम्डा एयर अपॉन म्यू जी, और इधर n2 लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर। ये फार्मूला हम लोगों को पता है, मीडियम में लेंथ चेंज होती है। और ये कह रहे हैं सेम नंबर, क्या इक्वल है ये,
सेम नंबर है ना, ये सेम नंबर, यानी ये n1 n2 कह रहे हैं सेम है। सो दिस इज 4/5। ये म्यू डब्ल्यू लेमडा नॉट तो कैंसिल हो गए, म्यू जी यहाँ से आ जाएगा। म्यू डब्ल्यू इज गिवन 4/3। आपको म्यू जी फाइंड करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 आंसर मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चे? यस सर। देखिए ये जो 12 है और ये जो 14 है, ये दोनों एक ही फार्मूले पे हैं। ये वही वाला फार्मूला जो थोड़ी देर पहले इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। सेकंड सरफेस पे TIR के लिए फार्मूले हम लोगों ने बना रखे हैं जनरल, अगर याद हो। देखिए याद आ रहा है ये फार्मूला। ये ऑप्टिकल फाइबर में भी किया था इसको हम लोगों ने। याद आ रहा है, कहीं पढ़ रखा है। साइन आई। यस। तो अब इसमें आई की वैल्यू 45 हमें लिखनी है। क्वेश्चन में 45 हमें दिख रहा है, तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। 45 की वैल्यू लिखकर इसे स्क्वायर करते हैं तो 1/√2, और यहाँ स्क्वायर कर दिया तो इस 1 को लेफ्ट साइड पे ले आए, और यहाँ से म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया √3/2। यही आपके आंसर हो जाएंगे। इक्वल करेंगे तो सरफेस पे जाएगा, और TIR कंफर्म करना है तो ग्रेटर करना होगा, क्योंकि ये TIR कह रहे हैं तो आप एग्जैक्ट कहेंगे कि म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। और 12 वाला भी यही है सेम। 12 में 90 डिग्री लिख देना है। इन्होंने कहा व्हाट सो एवर द वैल्यू। व्हाट सो एवर का मतलब है कि उसमें ये मैक्सिमम एंगल 90 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से 12 नंबर भी होगा, कोई अलग नहीं है। 12 नंबर में इसी में आई को 90 लिख देना है। तो इसको जब आप 90 लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो 1 को TIR करना है तो ग्रेटर ही लिखिए। तो इसी को स्क्वायर करिए, तो ये इधर आकर 112 हो गए, और इसके अंडर रूट ले लेंगे। यही आपके आंसर होंगे। यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो यस सर। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ एक स्लैब है, और ये स्लैब में कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से देख रहे हैं तो 2 पे दिख रहा है, और ये क्यूब है ऑब्जेक्ट। मैं इसको नीचे बना देता हूँ। एक क्यूब है आपके पास, और क्यूब के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं दी गई। आपसे कहा जा रहा है जब आप एक साइड से देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहे हैं। 2 सेंटीमीटर एक तरफ से, और 5 पे अपीयर हो रहे हैं दूसरी से। रियल डेप्थ बताना। एक तरफ से ये 2 पे हैं, और सेकंड साइड से ये 5 पे अपीयर हो रहा है। डायग्राम देखिए। ये मान लीजिए कोई आपका ये क्यूब है। ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं ये आपको 2 सेंटीमीटर पे दिख रहे हैं। इसकी रियल डेप्थ हमें नहीं पता है, यानी कि ये जो दिख रहा है वो हमें 2 पे दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। और देखिए आपके पास फार्मूला है डी अपरेंट का, डी रियल बाई म्यू।
तो अगर हमें ये 2 पे दिख रहा है तो यहाँ से आप डी रियल फाइंड कर सकते हैं वो एक्चुअल में होगा कहाँ। म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1.5 दे रखी है। हम्म इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डी रियल आ गए 3। इट मीन्स एक्चुअल में वो 3 पे रहा होगा। एक्चुअल में वो 3 पे है। तो ये यहाँ से 3 पे हमें मिल गया। द रियल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यू। ठीक है। तो अब मान लीजिए ये यहाँ से 3 पे है। तो अब सोचिए ये ऑब्जेक्ट है आपका और इसकी टोटल लेंथ अगर ए है तो अब जब इधर से देख रहे हैं एज पर क्वेश्चन तो यहाँ से देखने पे वो 5 पे दिख रहा है सेकंड साइड से उसकी। तो सेकंड साइड से भी इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं ये। अगर आप इसके रियल डेप्थ a-3 हो जाएंगे तो इसकी अपरेंट इन्होंने 5 दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अपरेंट का फार्मूला फिर से लगाइए। डी रियल बाई म्यू। एज पर क्वेश्चन दिस इज 5। रियल इज a-3। म्यू इज 1.5। तो दिस इज 7.5 a-3। ये इसके आंसर हो गए 10.5। क्लियर बच्चे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15। मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन पूछ रहे हैं। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ये TIR का कंडीशन वाला डायग्राम सोचिए। डेंसर से रेयर अगर जा रहा है ये डेंसर ऐसा सोच लीजिए नीचे डेंसर है ऐसा सोचिए वाटर है। वाटर है। क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम इज सी मैक्सिमम। ये कह रहे हैं मैक्सिमम डेल्टा डेविएशन। तो सोचिए कि अगर मैक्सिमम कब होगा ये। तो मैक्सिमम जैसे अगर ये सी ही लेते तब तो ये बाउंड्री पे चला जाता। सी पे अगर आप एग्जैक्टली लेंगे तो बाउंड्री पे जाएगा। लेकिन इसको जब आप TIR सोचिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको सी से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्यादा। जैसे ये अगर सी है सी से थोड़ा भी ज्यादा कर दिया अगर जैसे 1 पॉइंट थोड़ा भी ज्यादा कर दिया आपने तो TIR हो जाएगा। जैसे 1.00 कितना भी अमाउंट कर देंगे। तो ऐसा ही सोचिए कि मैक्सिमम जो डेविएशन आप सोचेंगे I = R TIR पे होता है। तो अगर ये वैल्यू सी से थोड़ा सा भी ज्यादा कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया एग्जांपल इसको हम लोग अप्रॉक्स सी ही मान लेंगे। तो सी पे ही ये वापस रिटर्न आया और ये वाला एंगल आपसे पूछ रहे हैं ये डेल्टा पूछ रहे हैं। तो यहाँ आप डेल्टा लिख सकते हैं। टोटल 180 होते हैं 180 माइनस 180 - सी। तो 180 को देखिए आप 2 पाई लिखिए और 2 पाई माइनस सॉरी फिर 2 होगा वहाँ पे। 2C होगा या केवल 2C होगा। सॉरी इसी को तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा आपसे। क्लियर है बच्चे। यस तनु इसमें आपके डाउट हैं। सर ये वाला मेरा नहीं है। चलिए तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने 4 ग्राफ बनाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर प्लेट होती है और यहाँ से ये फोटोन आते हैं। और ये जब फोटोन आते हैं तो इस कैथोड से और सामने एनोड होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इतना आपको याद होगा। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यही जब अंदर जाते हैं इधर करंट आती है।
तो देखिए करंट किस पे डिपेंड करेंगे, करंट डिपेंड करेंगे कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और करंट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे कितने फोटॉन ऊपर से आ रहे हैं, और ये नंबर ऑफ फोटॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। तो इसका रिलेशन बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। फर्स्ट ऑप्शन समझ पा रहे हैं? फिर वो एक टाइम के बाद जो सैचुरेट होता था। वोल्टेज के ग्राफ में होता है, वोल्टेज में, वोल्टेज में होता है ना। आईवी ग्राफ है, वो दूसरा ग्राफ है। याद आया? यस। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। लाइट 1.5 टाइम थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ। देखिए के मैक्स का आपके पास रिलेशन है, पहले हम फार्मूला एक बार लिख दें फिर आपको समझाते हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स कर दिया थ्रेशोल्ड का। तो देखिए अगर थ्रेशोल्ड यही है, फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स कर दिया अगर, और ये है एच न्यू, तो इस केस में तो निकलेगा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, हम लोग सबट्रैक्ट करके निकाल भी सकते हैं, ये 0.5 आ जाएगा। ये फर्स्ट केस है, पहला इंफॉर्मेशन इक्वेशन 1। अब सेकंड ये क्या कहा इन्होंने, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर आप फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं, सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी आपने हाफ कर दिया, तो हाफ की वैल्यू देखिए 0.75 हो जाएगी। तो अब आप खुद ही सोचें कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसी से सोचें। नो सर, नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहीं आप रुक जाएंगे। आप इसी को देखकर बताएंगे कि नो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, इसलिए इसके आंसर 0 हो जाएंगे। सर अगर फ्रीक्वेंसी डबल होता तो? कितना होता? डबल करते अगर फ्रीक्वेंसी तो? तो ठीक है, डबल क्या इक्वल पे भी निकल जाएगा। इक्वल या ग्रेटर होता है ना, डबल होता तो यही 1.5 के प्लेस पे 2 लिख देते हैं, यहाँ डबल होता तो हम 2 कर देते, है ना। फिर तो फोटो करंट पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं? फोटो करंट पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता है, करंट पे इंटेंसिटी का इफेक्ट आएगा। इंटेंसिटी डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का नहीं इफेक्ट आता है करंट पे। ठीक है। यस। डिफ्रैक्शन के लिए सोचिए, हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें ये वाला पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन में लिखा था हम लोगों ने। ठीक है। और यही 34 में भी है। डेली लाइफ में देखिए क्यों दिखता है, क्योंकि जो डेली लाइफ में जो साउंड की वेवलेंथ होती है कितनी होती है, 1 मीटर से लेकर के लगभग 10 मीटर तक। और डेली लाइफ में जो आपके घरों में जो विंडो है, डोर है, डोर विंडो ये सब का साइज भी लगभग यही होता है, इसी रेंज में होते हैं, 1 मीटर से लेके 10 मीटर की रेंज में। लाइट क्यों नहीं दिखता? लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर की, इसीलिए लाइट नहीं दिखती है। तो लाइट के नहीं दिखने का वजह है बहुत छोटा होना, और साउंड के देखने का वजह है बड़ा होना, इतना बड़ा कि जितना हमारे घरों में विंडो है। तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है। यस सर। 41 देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट, ये कह रहे हैं करेक्ट बताएं।
प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू पोलराइड चेंज द नेचर ऑफ। देखिए, अगर पोलराइड से आप ऑलरेडी पोलराइज लाइट पास करते हैं तो पोलराइड इसको चेंज नहीं करता है, ये तो ऐसे ही पास कर जाएंगे। वो तो जब अनपोलराइज्ड होती है तब उसको पोलराइज करता है। तो इसलिए पहला रॉन्ग। रिफ्लेक्टेड लाइट when light is incident at Brewster angle is linearly polarized। तो ये बात सही है कि अगर आप ब्रूस्टर एंगल याद करें, यहाँ पे वाटर ले लें और यहाँ पे अगर आप ब्रूस्टर एंगल पे या पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को डालते हैं तो ये जो अनपोलराइज्ड है ये रिफ्लेक्ट होकर पोलराइज्ड हो जाती है, डॉट पोलराइज्ड होती है प्लेन के परपेंडिकुलर। यही ये कह रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो रिफ्रैक्टेड लाइट को कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड वाली नहीं होती है, रिफ्लेक्टेड वाले होते हैं। रिफ्रैक्टेड तो पार्शली होती है। याद आ रहा है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। ये नहीं होती है, ये रिफ्रैक्टेड वाली नहीं होती है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड। तो क्वेश्चन में देखिए पहला ही वर्ड इन्होंने यही लिखा, इसलिए इसे रॉन्ग करिए। पोलराइज लाइट कैन प्रोड्यूस बाय स्कैटरिंग, यस थर्ड वाला ही है कि अगर लाइट देखिए जा रही है ऐसा स्ट्रेट और सामने डस्ट पार्टिकल हैं और ये 90 पे अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो 90 पे अगर रिफ्लेक्टेड को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 90 वालों को, तो ये पोलराइज्ड होते हैं परपेंडिकुलर। तो ये है थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बच्चे? यस सर। 18 नंबर देखिए। अनपोलराइज लाइट फ्रॉम एयर म्यू आई फाउंड दैट परपेंडिकुलर। ये देखिए यही है ब्रूस्टर लॉ अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने। ये कह रहे हैं यहाँ पे लाइट आ रही है और ये जो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट हो गई ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये 90 तभी होता है जब ये वाला एंगल ब्रूस ये पोलराइजिंग एंगल होता है। तो इधर ये आपके रिफ्रैक्शन एंगल हो गए और ये आईपी होते ही हैं। इसी केस में आपने फार्मूला पढ़ रखा है tan आई पी इजिकल टू म्यू। ये स्टैंडर्ड रिलेशन हम जानते ही हैं। तो इसमें आप ये सोचिए कि ये डॉट बना रहे हैं ना, ये डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट के मतलब होते हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है बोर्ड से या स्क्रीन से। तो देखिए इसी को ध्यान से पढ़िए, ये लिखा है पैरेलल रॉन्ग है, इधर पढ़िए लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात समझ रहे हैं? सेकंड वाला परपेंडिकुलर है ना, ये जो डॉट है, डॉट परपेंडिकुलर वाइब्रेशन इंडिकेट करते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने बनाया डॉट, तो ये पोलराइज तो है बट डॉट डॉट मीन्स परपेंडिकुलर में पोलराइज्ड है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं? यस सर। सर इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वही होता है ना, जैसे देखिए आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने देखा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ईएमडब्ल्यू चैप्टर याद आ रहा है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो यस इसी सर। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइजेशन में इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी की इंटेंसिटी को आई से करते हैं। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कह रहे हैं। ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ नहीं। सर ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है? मैग्नेटिक भी हो सकती है बिल्कुल। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, ये मैक्सिमम दिया है वाईडीएससी में। देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I1 याद करेंगे। हो रहा है।
और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट ये दे दिया। व्हाट इज द इंटेंसिटी वन ऑफ द स्लिट। अब देखिए डायग्राम अगर एक बार देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे आपके स्लिट हैं। ये कह रहे हैं इसके ठीक सामने यहाँ पे क्या होगा इंटेंसिटी। ये सेंट्रल ब्राइट होती है। ये ठीक यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी देखिए तभी आएगी जब आप पाथ डिफरेंस पहले निकाल लें, तभी तो इंटेंसिटी आएगी। क्योंकि इंटेंसिटी का फार्मूला YDSC में याद करिए, आपने पढ़ा है 4I1 cos² 5/2। ये आपको याद होगा ना। और फाई की वैल्यू 2π/λ∆x होते हैं। तो हमें ∆x निकालना होगा। कैसे ∆x आएंगे। अब देखिए ये तो आपका 5λ है डी, और ये तो आपकी कैपिटल डी डिस्टेंस होती है। तो ये कैपिटल डी देखिए 10D दिया हुआ है इन्होंने। इसको अभी हम लोग डी ही लिख लेते हैं। तो ये डी है। आपको एक्चुअल में x1 x2 निकाल के सबट्रैक्ट करना है बस। ये डी है। तो सोचिए ये रे तो सीधे ही जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें आएंगे पाइथागोरस। तो ये लेंथ तो देखिए x1 हो गई, x2 कैसे निकालेंगे। ये कितनी ऊपर की तरफ गई, तो इसको देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें अगर, तो ये x2 देखिए निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। क्या आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको ∆x चाहिए, आपको x2 - x1 करना है। x2 देखिए पाइथागोरस से सोच सकते हैं क्योंकि ये d है और ये परपेंडिकुलर स्मॉल d है। तो क्या x2 हो जाएंगे d² + d²। ये स्टेप बताइए, आ रहा है समझ में। यस सर। तो स्मॉल डी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, स्मॉल डी की वैल्यू, ये कैपिटल डी जो है 10D है। तो यहाँ लिखिए 10D का स्क्वायर प्लस d²। तो 10D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 100d² + d²। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाए। इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल लगाना पड़ेगा क्योंकि पहला टर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। या तो अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, बाइनोमियल से आराम से हो जाएगा। तो देखिए ये अंडर रूट से 10 को बाहर कॉमन लीजिए, 10D² को। तो देखिए 10D² जब बाहर आएगा और 100D² हमने कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म 1 हो जाएगा और सेकंड टर्म देखिए ऐसा हो जाएगा। ये स्टेप समझ पा रहे हैं। यस सर। तो अब देखिए बाइनोमियल में यही जो रूट है ये पावर में लिखते हैं हम लोग। डी और डी तो कैंसिल ही हो गए। तो ये हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें बाइनोमियल में। ये 1/200, ये 1/200 समझा बाइनोमियल की यस वजह। सर। अब ये 10D को 10D ही आएंगे ना। 10D को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गए 10D प्लस 10D/200। या इसको हम लोग ब्रैकेट सॉल्व भी कर सकते हैं ना, तो उससे और जल्दी हो यस जाए। इसी ब्रैकेट की ही वैल्यू डायरेक्ट बता दीजिए सॉल्व करके। तो इसको 201/200। हाँ 201/200। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स 2.01/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 100 से डिवाइड कर दिया यस सर। तो इसको 2 से हम 5 भी कैंसिल कर सकते हैं और 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5D को। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 × 2 = 10। यही है ना। इसको अप्रॉक्स आप क्या मान लेंगे, 10 ही मान लीजिए, 10.1D आ रहा है। इसको हम लगभग 10D ही मान लेंगे। तो अप्रॉक्स ये 9D हो गया। तो ये सब तो देखिए अभी ∆x आया 9D।
90 आया ना, और डी की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? डी की वैल्यू देखिए 5 लैम्डा। 5 लैम्डा। तो यहाँ 9 × 5 लैम्डा लिख दीजिए। अभी आपको डेल्टा फाई निकालना। फाई की वैल्यू होती है 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया 45 लैम्डा। ये देखिए आ गया 90 पाई। 45 × 2 90 हो जाएंगे। तो अब देखिए पाई क्या होता है, पाई होते हैं 180। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब जैसे इसको, अब इसको कहाँ लिखना है आपको? आपको तो इंटेंसिटी के फार्मूले में लिखना है ना, 4I1 cos² 5/2 में इसको पुट करना है। तो अगर 90 पाई को यहाँ पुट करते हैं, यही आपका आई मैक्स है। तो यहाँ अगर आप 90 पाई लिखते हैं, 90 पाई/2, तो ये 45 हो जाएंगे। cos² 45 पाई। अब देखिए 45 पाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कितनी होगी? देखिए 45 पाई, जैसे 2 पाई कैसे लिखते हैं? 2 पाई, जैसे देखिए 0 डिग्री है, इसका एक चक्कर लगाया आपने, किस तरह सोचिए। तो 2 पाई होता है, यहाँ पाई होते हैं, यहाँ 2 पाई होते हैं। तो ये 45 पाई है। तो 45 पाई का क्या मीन, क्या होगी वैल्यू सोचिए। जैसे 2 पाई है, इसकी वैल्यू सोचिए कितनी होगी। मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी या 180 होगी? 45 पाई को जरा ब्रेक करिए। कैसे इसे ब्रेक करें? देखिए ऐसे करिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि चलिए 5 पाई की वैल्यू बताइए, कैसे कैसे निकालेंगे? चलिए पहले 4 पाई की सोचिए। 4 पाई में क्या हो रहा है बताइए? 4 पाई में इसके 2 रिवोल्यूशन हो गए, 2 चक्कर लग गया ना, तब आया 4 पाई। ऐसे ही सोचिए 5 पाई को कैसे लिखें? तो 5 पाई को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 पाई + पाई, यानी 2 कंप्लीट राउंड किया और पाई और ऐड कर दिया। इसी तरह सोचिए कि 45 पाई को कैसे सोच सकते हैं? 44 पाई + पाई। 44 में देखिए कितने होंगे, 11 × 22 होंगे। सॉरी, 2 पाई का कितना होगा मल्टीपल? 2 पाई के टर्म में सोचिए, 2 पाई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 22। 22। यानी इसके 22 चक्कर लगा लिए आपने, 22 चक्कर लग गया ना। तो 22 चक्कर लगा लिया, और 2 पाई की वैल्यू 0 ही होती है। इसका मतलब कि 45 पाई की वैल्यू पाई के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है आई मैक्स cos² पाई। और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 180 होता है, उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इसलिए इसका आंसर आई मैक्स ही आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में I0 दिया हुआ था, है ना, सेकंड ऑप्शन आएगा। यस सर। ठीक है। 31 डाउट देख लेते हैं। 31 डाउट है। यस सर। तो देखिए 31 में इन्होंने कहा इसमें से कौन सा कलर रिफ्लेक्टेड लाइट में मिलेगा आपको। तो देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि 2μt = ऑड मल्टीपल होते हैं 2n - 1 λ/2, यही विजुअल होते हैं, याद करेंगे। तो यहाँ से सर देखिए, पिछले क्वेश्चन बोलिए बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, पिछले का आंसर I0/2 है। ओके, सर जो y होता है उसको स्मॉल d/2 कैसे लिखते हैं? फिर से बोलिए। जो y को स्मॉल d/2 कैसे लिखते हैं? किस स्टेप पे बताइए? वाई को
मतलब अगर ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो जो आता था डी, मतलब स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल डी, उससे मतलब बाई। हम्म, हमें देखिए डेल्टा एक्स निकालना था, और डेल्टा एक्स के लिए हमें दोनों पाथ चाहिए। और आपका क्या कहना है, मैं समझ नहीं, वैल्यू 5 है। तो हम लोगों ने डेल्टा यही किया, ये वाला निकाला हम लोगों ने। और ओ हो, एक बच्चों मिस्टेक है। ये देखिए x1 की वैल्यू देख रहे हैं, x1 की वैल्यू डी नहीं है, 10d है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये एरर है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए x1 10d है, तो हमें करना इसमें ये था, ये d जो लिखा है ना, ये d नहीं है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 10d लिखना है। मिस्टेक आ रही है समझ में? ये 10d है, ये 10d है, यस सर। ये सर 10। हो जाएगा, मैं समझ गई। हाँ, तो फिर वहाँ 0.5 बचेगा, फिर आंसर आ जाएगा वहां से। ये 10 वाला ना कैंसिल हो जाएगा, 10d है। यही जो डेसिमल बचा था ना, वहीं पे आएगा आंसर, 0.5। यस सर। तो इसे आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं यस सर तो हो हम जाएगा। दोबारा बता देंगे। अब देखिए क्या है, 31 में ये कह रहे हैं कि कौन सा कलर आपको दिखेगा। तो कलर वही दिखता है जो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो इसके अंदर देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 म्यू टी और बाई 2n-1। अब n की वैल्यू देखिए 1 2 3 ऐसे हम पुट करते हैं। तो अगर n की वैल्यू आप 1 पुट कर दें, सीक्वेंस में ही जाएंगे, तो n अगर देखिए 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो नीचे तो आपको 1 मिलेगा। म्यू की वैल्यू आपको 4/3 है, और t दे रखा है 3100। तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो 16/3 हो जाएंगे। 16/3 को अप्रॉक्स 5 लिख लीजिए। और ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको नैनो में अगर कर लें हम लोग, ये एंगस्ट्रॉम में है ना, तो ये लगभग 310 आ जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें आपको 2 3 वैल्यू पुट करके देखना होगा। ये हम लोग n=1 पे देख रहे हैं। तो इसको देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1550 50। आएगा। तो 1550 देखिए हमारे विजुअल के बाहर की है। अब क्योंकि ब्लू आप जानते हैं 400 होता है, रेड होता है 700, और येलो होता है 550। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, एन को जैसे 2 पुट करेंगे, तो इसी फार्मूले में ऊपर एन को अगर 2 पुट कर दें। बच्चों, अब 1 ही मिनट का बचा है। अब आपके जो डाउट बचे हैं वो हम कर लेंगे। अभी जब तक ये है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े से और भी बच्चों के आए हैं। तो कल मैं सुबह एक क्लास रख लूँ, कोई क्लास तो नहीं है आपकी वहाँ पे? कल का क्या है एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल आपका, कोई बताएं? नहीं है सर। ठीक है, तो कल एक 7:30 के आसपास क्लास रखते हैं सुबह। थोड़ा आपको न्यूक्लियाई वाला आगे कर देते हैं। और कल अगर डाउट्स और भी हैं तो कल इवनिंग में भी एक डाउट्स क्लास रखेंगे। और डाउट नहीं है तो सिलेबस फिर आगे कर देंगे आपका। अभी ये मीटिंग एंड होगी। तनु, इसमें जैसे n=1 से हम लोगों ने निकाला, n=1 पे समझा? यस सर। अब देखो, इसमें अगर n×2 पुट कर दो इसी के अंदर, तो देखो ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर वाली तो वैल्यू यही आएंगे, बस नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1।